नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। वैसे तो नंदिनी बहुत हिम्मत वाली और समझदार लड़की थी। छोटी सी उम्र में ही उसके हालात ने उसे बहुत मैच्योर बना दिया था। लेकिन जब शुभांग और मोनिका की शादी की बात उसे पता चली, तो उसका मासूम सा दिल कांच की तरह टूट कर बिखर गया, जिसकी किरचें उसके दिल को लहूलुहान कर रही थी। शुभांग से बेपनाह मोहब्बत करती थी और उस पर नंदिनी को अटूट विश्वास था। अपने टूटे हुए अरमानों को समेटते इसी तरह शुभांग को बड़ी बेचारगी से देखकर पूछा, आप प्यार मुझसे करने का दम भर रहे हैं और शादी मोनिका से करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों है शुभांग जी? शुभांग कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कार की ओर चल पड़ा। नंदिनी ने महसूस किया कि इस पल उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था और उसकी आंखें बिल्कुल वीरान। शुभांग ने नंदिनी को कार की अगली सीट पर बिठा दिया और खुद दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने एक नजर नंदिनी पर डाली, जो अभी भी आंसुओं से डूबी आंखों में ढेरों सवाल लिए उसे ही देखे जा रही थी। शुभांग के दिल में तो पहले से ही हाहाकार मची थी। ऊपर से नंदिनी का ये सवाल, फिलहाल उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं था। वो तो बस इतना जानता था कि वो नंदिनी से टूट कर प्यार करता है। मोहब्बत इस कदर है कि अब नंदिनी के बिना उसके लिए जीना नामुमकिन था। लेकिन अभी क्या कहकर वो नंदिनी के दिल का दर्द कम कर दे? शब्द नहीं थे उसके पास। उसने अपना सिर सीट की बैक से टिकाकर दोनों हाथों से अपने बाल कस कर मुट्ठी में जकड़ लिए, अपनी आंखें कस कर भींच ली और तड़प कर कराह उठा, क्यों केशवी दी? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों नहीं अपनी तकलीफ बताई मुझे? क्यों सहते रहे इतना दर्द अकेले कि एक दिन आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा? एक बार तो अपने भाई पर विश्वास किया होता और सब कुछ साफ साफ बताया होता मुझसे। कसम भोलेनाथ की, आपको दर्द देने वाले को उससे 100 गुना ज्यादा दर्द पहुंचाता। कोई हाथ आप तक पहुंचे उससे पहले ही उसे जड़ से उखाड़ फेंकता मैं। लेकिन कितना मजबूर कर दिया आज आपने मुझे। आपके गुनाहगार मेरी आंखों के सामने खुले घूम रहे हैं, लेकिन उनके गुनाह का कोई सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आपके गुनाहों की सजा देने के लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा, भले ही मेरी खुद की जिंदगी तबाह क्यों ना हो जाए। शुभांग बुरी तरह से तड़प रहा था। नंदिनी पहली बार उसको इस तरह से टूटा हुआ देख रही थी, वरना राजवीर जैसे दैत्य के आगे उसने शुभांग को चट्टान की तरह खड़े देखा था। नंदिनी ने अपनी कांपती हथेली शुभांग के सिर पर धीरे से रखा, तो उसके प्यार भरे स्पर्श का सहारा मिलते ही शुभांग उसकी गोद में सिर रखकर फफक कर रोने लगा। बड़ी देर तक शुभांग यूं ही रोता रहा और नंदिनी उसे अपनी बाहों का सहारा दिए अपनी नाजुक उंगलियों से उसका सिर सहलाती मन में कह रही थी, जी भर कर रो लीजिए शुभांग जी। ये दर्द 3 साल से आपके दिल में बर्फ की तरह जम गया है। शायद इसीलिए आप इतने सख्त दिल इंसान हो गए हैं। रह जाने दीजिए इसे। अब मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। शायद फिर कभी मुझे इस तरह से आपका साथ ना मिले, लेकिन आपके साथ आज जो पल भोलेनाथ ने दिया है, मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। शुभांग के दिल का दर्द नंदिनी की आंखों से आंसू बनकर बह चला था। उसने अपना चेहरा शुभांग के चेहरे पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर दोनों का प्यार एक दूसरे को सहारा देता रहा। फिर शुभांग अपने आंसू पोंछ कर उठ बैठा। शुभांग ने देखा कि नंदिनी की मासूम निगाहें अभी भी उसकी आंखों की गहराई में डूबकर उसका दर्द नापने की कोशिश कर रही थी।
उसने नंदिनी को खींचकर अपने सीने में कस कर भींच लिया। नंदिनी भी सहमी सी उसके सीने में समा गई थी। सुभाग उसका सिर चूमते हुए बोला, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे नंदिनी। तुमसे मिलने से पहले मैंने अपनी जिंदगी से प्यार और खुशियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया था। खुद के लिए तो जीना ही भूल गया था। बस जिंदगी का एक ही मकसद था, युवराज से अपनी दीदी की मौत का बदला लेना। लेकिन ना चाहते हुए भी जाने कब और कैसे तुम मेरे जीने का सबब बन गई। मैं जान ही नहीं पाया। इससे ज्यादा अभी मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता नंदिनी, लेकिन मुझे भरोसा है तुम मेरे प्यार पर विश्वास करोगी। नंदिनी क्या कहती, एक बार फिर जिंदगी ने उसे ठग लिया था। चुपचाप शुभांग की बाहों में सिमटी उसकी धड़कनों को अपने दिल में बसा रही थी। शायद अब यही उसके जीने का सहारा था। नंदिनी को अपनी किस्मत पर विश्वास तो पहले भी नहीं था कि उसे शुभांग का प्यार मिल गया है। वो सोचती थी कि प्यार अगर उसकी किस्मत में होता तो बचपन में ही उससे माँ का प्यार क्यों छिन जाता। नंदिनी को चुप देखकर शुभांग ने उसके माथे को चूम कर कहा, कुछ बोलोगी नहीं नंदिनी? प्लीज कुछ तो कहो। तुम्हारी चुप्पी मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। नंदिनी ने शुभांग का चेहरा अपनी कोमल हथेली में भरकर आहिस्ता से उसकी पलकों को चूम कर कहा, खुद को संभालिए शुभांग जी। आपको मैंने इतना कमजोर पहले कभी नहीं देखा। आप ही इस कदर टूट जाएंगे तो काव्या और माँ को कौन संभालेगा? और तुम क्या मेरा साथ दोगी नंदिनी? हालात कुछ भी हो, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? शुभांग नंदिनी की आंखों में झांक कर बोला। नंदिनी ने आहिस्ता से उसके माथे पर अपने होठ टिका दिए। मेरा तो पहला और आखिरी प्यार आप ही हैं शुभांग जी। आपसे मिलने से पहले मैंने प्यार के एहसास को महसूस ही नहीं किया था। नंदिनी कहीं भी रहे, उसके दिल, शरीर और जिंदगी पर बस शुभांग आर्य का ही हक होगा। मुझे भी भरोसा है कि हालात कुछ भी हो जाएं, आप मेरे प्यार पर विश्वास करेंगे। शुभांग नंदिनी की आंखों में अपलक देखता रहा, फिर अपने होठों पर नंदिनी के होठों का स्पर्श महसूस करते ही दोनों की भीगी पलकें बंद हो गईं और दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिंच गई। इधर मोनिका पूरे होटल में शुभांग और नंदिनी को बौखलाई सी खोज रही थी। अचानक कहाँ गायब हो गए दोनों। गुस्से में वो अपना आपा खोने लगी। तभी युवराज ने उसे शांत करते हुए कहा, दिमाग से काम लो मोनिका। पूरा आर्य खानदान यहाँ पर मौजूद है। तुम्हारी जरा सी बेवकूफी हमारा बना बनाया प्लान चौपट कर देगी। तभी नंदिनी को साथ लेकर शुभांग होटल में दाखिल हुआ। उन दोनों को साथ देखकर मोनिका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, इस दो कौड़ी की लड़की की इतनी मजाल कि मेरे मंगेतर पर हाथ डाले। इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी वो आगे बढ़ती, तभी युवराज ने उसकी बांह कस कर पकड़ी और उसे एक दीवार के पीछे खींच लिया। अपनी हथेली से मोनिका का मुंह दबाते हुए गुस्से से बोला, होश में आओ बेवकूफ लड़की। छोटी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती। सुभान के तेवर को तुम नहीं जानती क्या? नंदिनी से उसका जो रिश्ता अभी सबसे छुपा है, क्या चाहती हो तुम कि शुभांग गुस्से में उसे सबके सामने ले आए? मोनिका ने युवराज को आंख से इशारा करके उसके मुंह से हथेली हटाने को कहा। युवराज ने उसे चुप रहने की धमकी देकर अपना हाथ हटा दिया। मोनिका गुस्से से बोली, लेकिन भाई, ये लड़की तो हमारे मंसूबों पर पानी ही फेर देगी। देखते नहीं कैसे शुभांग से जोंक की तरह चिपक गई है, ये जानते हुए भी कि मेरी और शुभांग की शादी होने वाली है। वो मेरा मंगेतर है। भले मैं शुभांग से प्यार नहीं करती, पर उस पर और उसकी हर चीज पर हक है मेरा। युवराज उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम्हारी शादी को बस 10 दिन ही और बचे हैं। ये कुछ दिन तो दिमाग से काम लो
और चुपचाप शुभांग और उसके घर वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहो। किसी को हम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारी शादी और काव्या के जरिए पूरा आर्य अंपायर हड़पने की तैयारी में है। रही बात उस सुंदरी नंदिनी की, तो सुंदर और कमसिन लड़कियां तो वैसे भी मेरी कमजोरी है। मेरी नजर तो शुभांग की दौलत और उसकी माशूका दोनों पर है। तुम तो बस देखती जाओ बहना कि कैसे मैं दोनों ही उससे छीन लूंगा। युवराज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी और मोनिका भी बड़ी कुटिलता से मुस्करा रही थी। उधर निधि भी नंदिनी को होटल में ना पाकर घबरा रही थी। दीपेन और शिशिर ने उसे समझाते हुए कहा, शुभांग नंदिनी को लेने गए हैं, तुम चिंता मत करो निधि। शुभांग के रहते नंदिनी को कुछ नहीं हो सकता। होटल के अंदर जाकर शुभांग ने नंदिनी को उसके रूम के बाहर छोड़ा और खुद अपने रूम में चला गया। नंदिनी चुपचाप अपनी सूनी आंखों से छत को निहारती बेड पर लेटी थी। निधि उसके बगल में लेटी गहरी चिंता में डूबी थी। आज बैचलर्स पार्टी में मोनिका और शुभांग की शादी की सच्चाई सामने आने के बाद निधि की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहकर नंदिनी को तसल्ली दे। फिर हिम्मत जुटाकर नंदिनी की हथेली पकड़कर धीरे से पूछा, तो फिर अब तुम क्या करोगी नंदिनी? इंतजार करेंगे, नंदिनी ने मायूसी से कहा। तब तक निधि चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देख रही थी। जिंदगी भर अगर शुभांग जी मेरी किस्मत में होंगे तो एक ना एक दिन जरूर मुझे मिलेंगे, नंदिनी ने खोए हुए स्वर में कहा। तुम सच में पागल हो गई हो नंदिनी। ऐसे भी कोई किसी का जिंदगी भर इंतजार करता है भला? निधि ने बेचैनी से कहा। मोहब्बत में पड़े हुए लोगों को शुरू शुरू में लोग पागल ही समझते हैं। नंदिनी नम आंखों से मुस्कुरा पड़ी। निधि उसे गले लगाते हुए बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा सच्चा प्यार एक ना एक दिन मिस्टर आर्य को तुम्हारे पास ले ही आएगा मेरी जान। नंदिनी बड़ी गहरी आवाज में बोली, वो मेरे पास नहीं आए तो भी मेरी जिंदगी पर उनका ही हक है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ नंदिनी। जिंदगी में हर मोड़ पर तुम अपने सहेली को अपने साथ खड़ी पाओगी। कहकर निधि ने नंदिनी को साइड से हक कर लिया तो नंदिनी भी उसके गले से लगकर सुबह पड़ी। अगली सुबह भागम भाग मची थी। आज शुभांग की मौसी की बेटी देवांशी और मिहिर की शादी का दिन था, तो सबका पूरा दिन बड़ी व्यस्तता में बीता। जहां नंदिनी और निधि देवांशी के साथ उसकी तैयारी में व्यस्त थी, तो शुभांग हॉल से लेकर मंडप तक की तैयारी में जुटा था। इस आपाधापी में नंदिनी कई बार शुभांग के पास से गुजरी या उसके सामने आई। दोनों की नजरें मिलती और कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। शाम होते होते होटल का वो हिस्सा रंग बिरंगे फूलों और लाइट्स की लड़ियों से जगमगा उठा था। जहां देवांशी और मिहिर का जयमाल और शादी का फंक्शन होना था। थोड़ी देर बाद मिहिर देवांशी को ब्याहने के लिए बारात लेकर आ चुका था। अगवानी के बाद शुभांग मिहिर को स्टेज पर छोड़कर देवांशी को लेने अंदर की ओर चला गया, लेकिन उसकी बेसब्र निगाहें सामने रास्ते पर टिकी थी, जहां से नंदिनी देवांशी को लेकर आने वाली थी। तभी उसकी निगाह सामने कॉरिडोर में देवांशी के साथ धीमे कदमों से आती नंदिनी पर पड़ी। लाइट ऑरेंज कलर की नेट की साड़ी में स्लीवलेस ब्लाउज पहने, कान में बड़े बड़े झुमके और हल्के मेकअप से सजी नंदिनी आज कयामत ढा रही थी। सुभान की नजरें तो उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो एक टक नंदिनी के नूर को अपनी आंखों में बसा रहा था। खुद पर शुभांग की कसती नजरों को महसूस करके नंदिनी का दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। सबसे छुपकर नंदिनी भी चुपके से शुभांग की ओर देख लेती, लेकिन दूसरे ही पल शुभांग से नजरें मिलते ही
उसकी पलकें झुक जाती। तभी सुर्ख जोड़े में मुस्कुराती हुई देवांशी आकर शुभांग के गले से लग गई। शुभांग ने उसे गले से लगा लिया और उसके सिर पर चूमते हुए बोला, बहुत सुंदर लग रही है बच्चा, हमेशा खुश रहो। देवांशी बड़े लाड़ से बोली, भाई आप पूरी शादी में हरदम मेरे पास ही रहना। शुभांग ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं हरदम अपनी गुड़िया के साथ ही हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर शुभांग नंदिनी की ओर से ही फूलों की चादर का एक कोना पकड़कर उसके साथ चलने लगा, जिसे पहले से ही शिशिर, दीपेन और बलराज ने एक एक तरफ से पकड़ रखा था। जयमाला के बाद स्टेज पर खड़े मिहिर और देवांशी पर सभी की निगाहें जमी थीं, क्योंकि दोनों साथ खड़े बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। लेकिन शुभांग और नंदिनी को कहाँ परवाह थी दुनिया जहान की। सबके साथ होते हुए भी वो दोनों सबसे तन्हा बस एक दूसरे के साथ खड़े थे। शुभांग अपने बगल खड़ी नंदिनी की उंगली चुपके से छू कर बोला, क्या चाहती हो नंदिनी? आज मुझे अपने होश में रहने भी दोगी या नहीं? नंदिनी सबके बीच खड़ी थी, इसलिए पल के नीचे झुकाए ही हल्के से मुस्कुराकर होठों में बुदबुदाई, अब ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मिस्टर आर्य अपना होश गंवाने लगे? शुभांग ने चुपके से उसकी एक उंगली कस कर पकड़ ली। नंदिनी घबरा कर इधर उधर देखने लगी और याचना भरी नजरों से उसकी आंखों में देखकर छोड़ने को कहा। शुभांग अनजान सा बना इधर उधर देखते हुए होठों में शरारत भरी मुस्कान लिए धीरे से बोला, पहले वादा करो, जयमाल के बाद मुझसे मिलने पूल साइड पर आओगी, तभी छोड़ूंगा। नंदिनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कोई देख लेगा शुभांग जी, छोड़िए मेरा हाथ। नंदिनी को परेशान करते हुए शुभांग के होठों से मुस्कान कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे से नंदिनी की ओर झुक कर बोला, पहले प्रॉमिस करो कि आओगी। नंदिनी ने झूठी नाराजगी से कहा, ऐसा कौन सा जरूरी काम है आपको जो शादी का फंक्शन छोड़कर मेरा आपसे मिलना जरूरी है? शुभांग ने उसकी हथेली अपनी मजबूत हथेली में कस कर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें सब भूल रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तुम्हें देखने का और अपनी नजरों में बसाने का हक सिर्फ मेरा है। मेरा प्यार हो तुम, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर अपने रूम में महसूस करना चाहता हूँ। प्लीज नंदिनी, आओगी ना? नंदिनी धीरे से बोली, अब तो छोड़ दीजिए मेरा हाथ। एक दूसरे के प्यार में डूबे वो दोनों ये भूल ही गए थे कि कुछ लोग खा जाने वाली नजरों से बस उन्हें ही घूर रहे थे। एक तरफ खड़ा युवराज नंदिनी को देखते हुए अपने हाथों में पकड़े ड्रिंक्स की ग्लास को बड़ी बेचैनी से इधर उधर बेतरतीब घुमा रहा था। बलराज की निगाहों में भी एक अजीब सी शंका और परेशानी झलक रही थी और मोनिका तो शुभांग और नंदिनी को ऐसे घूर रही थी कि जैसे उन्हें कच्चा ही चबा जाएगी। जब उसका बर्दाश्त खत्म हो गया तो वो जल्दी से जाकर शुभांग के बगल खड़ी हो गई और उसे साइड से हक करते हुए बोली, दिस इज नॉट फेयर शुभी, लगता ही नहीं कि कुछ ही दिन में हमारी शादी होने वाली है। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, एक बार भी तुमने मेरा हाल नहीं पूछा। नंदिनी जैसे अचानक नींद से जाग गई हो, वो अचकचा कर शुभांग से दूर खड़ी हो गई। शुभांग मोनिका का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, क्या कर रही हो मोनिका? ठीक से खड़ी हो, यहाँ सबके बीच दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मोनिका मन ही मन दांत पीसते हुए बोली, और थोड़ी देर पहले उस दो कौड़ी की लड़की के साथ जो लुका छिपी खेल रहे थे उसकी बहुत जरूरत थी तुम्हें। फिर एक तिरछी नजर शुभांग पर डालते हुए मन में गुस्से से बड़बड़ाई, तुम गलत कर रहे हो शुभांग, इतने सालों तक मैंने आर्य मेंशन में कब्जा जमाने का इंतजार किया है, अब जब समय आ गया है तो तुम किसी और के प्यार में नहीं पड़ सकते। पहले भी मैंने और भाई ने मिलकर बड़ी मुश्किल से लालच देकर तुम्हारी
पहली मंगेतर को अपने रास्ते से हटाया था। आर्य मेंशल पर कब्जा जमा कर अपनी हुकूमत चलाना मेरा बचपन का सपना था, जो अब पूरा होने वाला था। तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी जिससे मेरा सपना टूटे। इस लड़की को तो मुझे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। सीधी तरह से हट जाए तो अच्छा है, वरना उंगली टेढ़ी करके घी निकालना मुझे भी आता है। मोनिका को जबरदस्ती शुभांग से चिपकते देखकर नंदनी मायूस हो गई थी। उसने निधि को देवांशी के पास रहने को कहा और स्टेज से नीचे उतर आई। नंदिनी आंखों में आंसू भरे बड़ी तेजी से अपने रूम की ओर जा रही थी कि तभी अपने दादा दादी के पास बैठी नन्ही काव्या की नजर उस पर पड़ी। काव्या दौड़कर नंदिनी के पैरों से लिपट गई। नंदिनी ने वहीं जमीन पर बैठकर काव्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे पर अपना प्यार बरसाते हुए बोली, आप इतनी देर से क्यों आई बेटा? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। काव्या नंदिनी के गले में बाहें डालकर उसके गाल पर चूमते हुए बोली, मैं भी आपके पास जाने के लिए कब से दादी से जिद कर रही थी एंजल, लेकिन दादी ने कहा मैं भीड़ में खो जाऊंगी। वो थोड़ी देर में मेरी एंजल को मेरे पास बुला देंगी। आई लव यू एंजल एंड आई मिस यू सो मच। नंदिनी उसके माथे पर चूमते हुए बोली, मैंने भी आपको बहुत मिस किया बेटा। और काव्या को गोद में उठाकर एक सोफे पर जाकर बैठ गई। काव्या ने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन आप मेरे पास अकेली क्यों आई एंजल? मैं तो आपके साथ साथ शुभांग मामू को भी बहुत मिस कर रही थी। आपको उन्हें अपने साथ लेकर आना चाहिए था ना। फिर खड़े होकर नंदिनी का हाथ खींचते हुए बोली, प्लीज एंजल, मुझे शुभांग मामू से मिलना है। आप मुझे उनके पास ले जाइए ना। नंदिनी ने अपनी बेबस निगाहें उठाकर स्टेज की ओर देखा, जहां मोनिका शुभांग का हाथ पकड़कर खड़ी उसके साथ फोटो खिंचवा रही थी, जबकि शुभांग की बेचैन निगाहें अभी भी नंदिनी को ही खोज रही थीं। नंदिनी के दिल में एक टीस उठी। उसने झट से अपनी नजरें फेर ली और काव्या को अपनी गोद में बिठाते हुए बोली, बेटा आप देख रही हैं ना, आपके मामू अभी बिजी हैं। वो फ्री होते ही अपनी परी से मिलने झट से आ जाएंगे। तब तक आप मुझसे बातें कीजिए। थोड़ी दूर बैठे युवराज और मोनिका के मम्मी पापा की निगाह युवराज की बेटी काव्या और नंदिनी पर टिकी थी। उनके पास ही शुभांग के पापा भी बैठे हुए थे। युवराज की मम्मी ने बड़े प्यार से नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, ये लड़की कितनी प्यारी और समझदार है ना। काव्या को इसकी ममता की जरूरत है। ये बात इस लड़की ने इतनी आसानी से समझ लिया और जब भी काव्या से मिलती है ऐसे ही इस पर अपना निस्वार्थ ममता लुटाती है। जब से मैंने नंदिनी को देखा है, एक पल को भी मेरी नजरों के सामने से उसका मासूम चेहरा नहीं हटता। मेरा दिल कहता है कि काश इस लड़की की शादी मेरे युवराज से हो जाती, तो मेरी काव्या को माँ की ममता मिल जाएगी और युवराज की उजड़ी हुई गिरस्ती भी संवर जाएगी। युवराज के पापा ने भी अपनी पत्नी की बात को मंजूरी देते हुए कहा, मुझे भी ये प्यारी सी बच्ची नंदिनी बहुत पसंद है। मेरी भी यही चाहत है कि वो मेरे घर की बहू बने। शुभांग के पापा हैरानी से युवराज के मम्मी पापा को देखते रहे। फिर एक बार नंदिनी की ओर देखा, जो काव्या को गले से लगाए उस पर अपना प्यार लुटा रही थी और काव्या भी उसकी बाहों में झूलते हुए मुस्कुरा रही थी। मिस्टर आर्य ने कुछ सोचकर अपने माथे पर हाथ लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। ये बात मेरे मन में पहले क्यों नहीं आई? मैं और मेरी वाइफ सुनंदा नंदिनी और उसके मम्मी पापा को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनसे अपनी साली साहिबा के घर पर मिल चुका हूँ। अच्छे लोग हैं। एक एक्सीडेंट में नंदिनी के पापा अपने पैर से लाचार हो गए थे, जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई। वो पहले बलराज के पापा की कंपनी
चंदेल इंटरप्राइजेज में जॉब करते थे। इसीलिए नंदिनी के पापा के व्हील चेयर पर आ जाने के कारण बलराज ने अपने पापा के कहने पर नंदिनी को अपने ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब दे दी है। अरे हाँ, वो लोग भी शादी में आए हैं। मैंने अभी उन्हें देखा था। फिर मुस्कुराते हुए युवराज के पापा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, शुभ कार्य में देरी क्यों भाई साहब? मैं अभी उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। आप लोग उनसे मिल लीजिएगा और लगे हाथ उनसे नंदिनी और युवराज की शादी के बारे में बात भी हो जाएगी। युवराज की मम्मी ने हिचकते हुए कहा, लेकिन नंदिनी के पापा मम्मी अपनी कुंवारी बेटी की शादी एक बेटी के पिता युवराज से शायद ना करना चाहें। फिर युवराज और नंदिनी की उम्र में भी काफी गैप है। मुझे तो उनसे बात करने में भी डर लग रही है। भाई साहब उन्होंने मना कर दिया तो? शुभांग के पापा मिस्टर आर्य हंसते हुए बोले, अरे नहीं भाभी जी, इसमें डरने की क्या बात है। आप लोग शहर के जाने माने रईस लोगों में से एक हैं। फिर हमारे दामाद युवराज बेटे में कमी ही क्या है? हैंडसम है, समझदार है, इतने बड़े बिजनेस का मालिक है। कौन नहीं चाहेगा उसे अपनी बेटी देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ उन लोगों से। अगर युवराज और नंदिनी की शादी हो गई तो हमारे दिल पर से भी बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। मोनिका की शादी के बाद काव्या की परवरिश को लेकर मैं और सुनंदा जी बहुत चिंतित रहते हैं। काव्या अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। फिर अपनी नम आंखों को पोंछते हुए बोले, हमारी बेटी केशवी तो हम सबको छोड़कर चली गई। काव्या उसकी परछाई है। मैं युवराज की दोबारा शादी की बात कभी कह नहीं पाया, लेकिन हमेशा से चाहता था कि काव्या को फिर से माँ का प्यार मिले। थोड़ी देर बाद नंदिनी के माता पिता, युवराज के माता पिता और मिस्टर आर्य के साथ बैठे नंदिनी और युवराज की शादी के विषय में चर्चा कर रहे थे। और इन सब बातों से अनजान नंदिनी शुभांग के पास मोनिका को देखकर अपने दिल के दर्द को काव्या की निश्चल मुस्कान में डूबी कम करने की कोशिश में लगी थी। शुभांग, शिशिर और दीपेन मेहमानों की खातिरदारी में लगे थे और सुनंदा जी मंडप में फेरों की तैयारी करा रही थी। निधि देवांशी के साथ थी, इसलिए किसी हॉल में बैठे युवराज और नंदिनी के मम्मी पापा तथा शुभांग के पापा के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी, कुछ खबर नहीं थी। नंदिनी के मम्मी पापा ने तुरंत युवराज को पसंद कर लिया और वो इस शादी के लिए सहर्ष तैयार हो गए थे। मिस्टर आर्य ने युवराज को बुलाकर अपने पास बिठाया और नंदिनी से शादी करने की बात कही। युवराज के मन में तो पटाखे फूटने लगे थे। उसकी मुंह मांगी मुराद जो पूरी होने जा रही थी। जिंदगी भर हर लड़की के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाले युवराज की झोली में सबसे सुंदर लड़की नंदिनी इतनी आसानी से डाल दी जाएगी, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, ये बात अलग थी कि युवराज के माता पिता का नंदिनी को पसंद करना अनायास ही नहीं था, बल्कि जब से युवराज ने नंदिनी को देखा था, नंदिनी मानो उसकी नजर में गड़ गई थी। वो हर हाल में नंदिनी को हासिल करना चाहता था, चाहे उससे शादी ही क्यों ना करनी पड़े। वो बार बार अपने मम्मी पापा से नंदिनी की तारीफ करता और काव्या से भी बार बार नंदिनी की बातें करता। इसे देखकर युवराज के मम्मी पापा के मन में भी युवराज और नंदिनी की शादी की इच्छा जाग गई थी। वहां बैठे सभी लोग खुश थे, लेकिन माहौल तो तब बिगड़ गया जब मिस्टर आर्य ने नंदिनी को भी बुलाकर अपने पास बिठा लिया। उनका कहना था कि बात आगे बढ़ाने से पहले लगे हाथ नंदिनी की मर्जी जान लेना भी जरूरी है। उन्होंने बड़े प्यार से नंदिनी के सिर पर हाथ रखकर उसके और युवराज की शादी के बारे में बात करते हुए उसकी इच्छा जाननी चाहिए। तो नंदिनी एकदम से घबराकर उन लोगों का मुंह देखने लगी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक उसके सामने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो भी शुभांग के पापा उससे
युवराज के साथ शादी करने की बात कर रहे थे। मोनिका को देखकर तो नंदिनी का दिल पहले ही दर्द से गुजर रहा था और अब ये सब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये बात आई कहाँ से। यहाँ तो सब देवांशी की शादी में इकट्ठे हुए थे, फिर मेरी शादी की बात कैसे होने लगी। शुभांग के पापा की बात टालना उसके लिए आसान नहीं था। उसका दिल बुरी तरह घबराने लगा। उसे चक्कर सा आने लगा। उसने काव्या को कसकर अपने सीने में भींच लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। शुभांग के पापा ने सोचा शायद नंदिनी सबके आगे हाँ कहने में शर्मा रही है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा यहाँ सब तुम्हारे अपने ही हैं। हम सब तुम्हारा और युवराज का रिश्ता जुड़ने से बहुत खुश हैं, लेकिन तुम्हारी मर्जी जानना भी बहुत जरूरी है। तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए बिना हिचके अपनी मर्जी बता दो। नंदिनी ने एक नफरत भरी नजर सामने बैठे युवराज पर डाली, फिर उसकी बेबस निगाहें इधर उधर शुभांग को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर मिहिर से बात करते दूर खड़े शुभांग पर पड़ी। एक पल वो बड़ी मासूमियत और मायूसी से शुभांग को निहारती रही, फिर अपने अंदर की सारी ताकत बटोर कर किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोली, माफ कीजिएगा अंकल जी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। युवराज हैरानी और गुस्से से नंदिनी को घूरने लगा। नंदिनी ने आगे कहा, पहली बात तो मेरी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। फिर अपने पापा की ओर देख कर बोली, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होकर जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। युवराज के मम्मी पापा मायूस हो गए थे। नंदिनी की माँ गुस्से से उसे घूरते हुए मन में कह रही थी, मेरी तो समझ में नहीं आता कि कितनी बुलंद किस्मत है इस मनहूस लड़की की। बार बार इसके लिए इतने अमीर खानदान से रिश्ता आ जाता है। ये शादी कर लेती तो हम लोगों की जिंदगी भी बन जाती, लेकिन ये मनहूस तो जाने कब तक यूं ही हमारी जिंदगी में ग्रहण बनकर बैठी रहेगी। लेकिन अब मैं इसके मन की नहीं होने दूंगी। देखती हूँ इस शादी के लिए कैसे मना करती है। फिर नंदिनी की माँ ने दांत दिखाते हुए चापलूसी भरे लहजे में कहा, तो अभी तुरंत तुझसे शादी करने को कौन कह रहा है बेटा। अभी तो बस हम तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहते हैं। पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना, फिर शादी करना। फिर युवराज की ओर देख कर बोली, क्यों बेटा, आपको शादी की जल्दी तो नहीं है। युवराज तपाक से बोल उठा, नहीं आंटी जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नंदिनी आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी वो जितना चाहे उतना पढ़ सकती है। हमारे घर में उसकी पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी। नंदिनी ने बिना किसी की ओर देखे शुभांग के पापा से हाथ जोड़कर कहा, आपकी बात टालने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकती अंकल जी, लेकिन आपने मुझे अपनी बेटी कहा है, तो अपने पिता से एक विनती तो कर ही सकती हूँ। मिस्टर आर्य ने कुछ हैरानी और अजीब नजरों से नंदिनी को देखा। तभी नंदिनी की निगाह दूर खड़े शुभांग पर पड़ी, जो अब युवराज और उसके मम्मी पापा और अपने पापा के पास बैठी नंदिनी को ध्यान से देख रहा था। जाने क्यों उसके दिल में कुछ हलचल सी महसूस हुई और उसके कदम खुद ब खुद नंदिनी की ओर उठ गए। नंदिनी ने घबरा कर उसे अपनी ओर आते देखा और नंदिनी की निगाहों का पीछा करते हुए शुभांग के पापा की नजर भी शुभांग पर जा टिकी थी। क्रमशः साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।